वर्शिप एक्ट संभल के केस में लागू नहीं होता है क्योंकि एंशिएंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को निर्धारित है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है वो स्टे हटेगा और काशी, मथुरा और जितने हमारे मंदिर हैं उनके साथ न्याय होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं जो देख पा रहा हूं वो दिन दूर नहीं है कि काशी और मथुरा और संभल ये सारी जगह मुक्त होंगी कोर्ट के माध्यम से, लीगल तर्क और तथ्य के आधार पे, कोई लड़के झगड़ के नहीं। इनको मंदिर मस्जिद चाहिए, 4 दिन की जिंदगानी इनकी है, बाकी हमारा यूथ का क्या होगा? क्या हम मंदिर मस्जिद ही जाते रहेंगे क्या? ठीक है, मंदिर मस्जिद बनना चाहिए, एक आस्था होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए, पर मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इनकी 4 दिन की जिंदगानी। ये बार बार बोलने के लिए बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, थोड़ा अच्छी भाषा से बोलिए। यही सवाल पूछा जाता है कि जो युवा है उनकी चिंताएं कुछ और हैं, उनकी चिंताएं नहीं है। आपने सुना, वो बच्चे भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, मंदिर मस्जिद नहीं, नौकरी, विकास, कैसे देश चल रहा है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पर उनका फोकस है। त्यागी साहब, अंजना जी, भटकाते हैं आप लोग मंदिर मस्जिद। अंत में आप धर्म की पॉलिटिक्स से ही सोचते हैं कि चुनाव जीतेंगे, हालांकि ये चुनावी बिसात और चुनावी एनालिसिस बताता है कि धर्म बहुत नीचे है लोगों के जहन में, उनके लिए बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोजमर्रा की। हाँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। कोई भी देश होता है तो उसमें एक तो क्या होता है कि अभी आज के हालत क्या है। अगर आज के हालात में बेरोजगारी है तो जो सरकार होती है तो उसका ये होता है कि उसको दूर करने के लिए उनके पास में क्या प्लानिंग, क्या रोड मैप। तो ये फ्यूचर का काम होता है कि फ्यूचर के लिए आप कैसी व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसके लिए एक थिंक टैंक होता है, तो जो सरकार को इस पे सुझाव देता है और उस पे वो रोड मैप भी बनाता है। तो हमारे देश में एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जब से आजादी के बाद से, जब से जो संविधान बना उस तब से ये प्लानिंग कमीशन काम कर रहा था। मोदी जी आए 2014 में तो प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर दिया। अब ये नीति आयोग बना दिए। अब नीति आयोग क्या काम कर रहा है उसका आप समझ लीजिए कि उनका कुछ आउटपुट क्या आता है। वो उसमें जो लोग थे तो वो क्या कर रहे थे। तो जनरली प्लानिंग कमीशन में होना चाहिए कि जो अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो होती है सबसे जरूरी चीज होती है कोई भी देश को चलाने के लिए, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था नहीं होगी ठीक से तो देश नहीं चल सकता है। अब जैसे घर की बात कर लीजिए, आपका घर अगर ठीक से है, आपके पास में कितने पैसे आ रहे हैं आपके घर में और उसमें से कितना पैसा बचाना है, कितना पैसा खर्च करना है, और आपका घर का खर्चा कैसे चले कि मतलब उसमें सब कुछ होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, इलाज का व्यवस्था होता है क्योंकि महंगा होता है इलाज, उसके बाद में जो डेली के खाने पीने का चीज या दूसरी चीजें और इंटरटेनमेंट। तो इस तरीके से आप उसको लेके चलते हैं, आगे का फ्यूचर भी सोच के चलते हैं कि भाई रिटायर हो जाएंगे तो फिर कुछ ऐसा कुछ सेविंग होना चाहिए कि आपको कुछ पेंशन जैसी चीज मिले जब आप काम करने लायक ना रहे। और फिर जो बड़े चीजें होती हैं, बच्चों के शादी ब्याह, उसमें जो खर्चे होते हैं, तो ये सब का आप प्लानिंग करते हैं। तो उसी तरह देश को चलाने के लिए भी ये इस तरह का प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। अगर ये प्लानिंग नहीं रहा तो देश ठीक से नहीं चल सकता है। तो अभी अगर आप नोटिस किए होंगे कि जब से मोदी जी आए हैं तो आगे का रोड मैप कुछ भी नहीं। ये अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसका क्या हल होगा, कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ रही है तो उसको कैसे रोकना है, कुछ नहीं। जो बाकी जो डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो ये सब कुछ भी नहीं है। आप रिपोर्ट रोज पढ़ते होंगे कितने लाख स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। आप रिपोर्ट पढ़ते होंगे कि सरकारी अस्पतालों में जो मरीज डॉक्टर होते हैं तो वो कहीं कम हो रहे हैं, कहीं पे जो वहाँ मशीनें हैं वो काम करना बंद कर दी। अब वो टेस्ट करना है तो टेस्ट वो होगा ही नहीं, आपको बाहर जाके पैसा देके करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि जो बजट होना चाहिए तो बजट आप देते ही नहीं है, स्वास्थ्य में कम करते जा रहे हैं, शिक्षा में कम करते जा रहे हैं, और आगे के लिए जो बड़े बड़े काम होते हैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं। बस वो इतने IIT खोल दिए, इतने एम्स खोल दिए, बस यही बताते हैं मोदी जी।
तो वो तो सब कांग्रेस के जमाने में ही जो प्लानिंग था उसी हिसाब से तहत में था। आगे क्या करना है? अब जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे विश्व में जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो हमारे देश में इसके लिए कोई रोड मैप है? मोदी जी के पास तो नहीं है, ये मोदी जी की सरकार के पास में तो नहीं है। तो ये जो आगे चल के जो दिक्कत आने वाली है, तो उसके लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। आगे आने वाला कोई भी अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। तो मोदी जी के पास में क्या है? सिर्फ हिंदू मुसलमान। और उसी के तहत आप देखिए तो अभी मस्जिद खोदने का प्लानिंग चल रहा है। जहां देखो मस्जिद खोद रहे हैं, हर जगह वो सब यही सब कर रहे हैं कि ये मस्जिद के नीचे में ये मंदिर है, यहाँ पर संभल में वो मस्जिद है, शायद जामा मस्जिद के नीचे एक हरिहर मंदिर है। अब उसके लिए सर्वे चल रहा है, उसके लिए मार पिटाई हो रही है। संभल में कितना हिंसा हुआ, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि वो सर्वे का काम करा के अब फिर दंगा कराने की साजिश थी, और दंगा हुआ भी, और उसके लिए पूरा प्लानिंग भी था दंगा कराने के लिए, क्योंकि उस वक्त यूपी के उपचुनाव होने वाले थे। तो ये जो चीज है, अभी बोलते हैं कि पूरे इंडिया में 32,000 मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर है, हर जगह खोदने का एप्लीकेशन चल रहा है। तो यूपी में ही 4-5 जगह पे सुने होंगे, अजमेर शरीफ पे सुने होंगे कि वहां भी सर्वे का ऑर्डर आ गया है कोर्ट से। तो ये जो चीज हो रही है, तो ये इससे जनता को कोई फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो जाएगा भाई? इतिहास की किताब पढ़ते हैं ना, तो इतिहास में तो सब लिखा हुआ है साफ साफ। अब ये भाजपाई लोग बोलते हैं, आरएसएस वाले बोलते हैं कि वामपंथियों ने इतिहास की किताबें लिख दी है। ऐसा कैसे होगा भाई? वामपंथी कब आए? वामपंथियों का तो जन्म रशिया के बाद ही हुआ ना। रशिया में जब रिवॉल्यूशन आया वामपंथ का, तब ना आए। उसके पहले हमारे देश में भी वामपंथ कौन था? और जो किताबें जो लिखी हुई है, किताबों में तो सब सही सही लिखा हुआ इतिहास का। हम लोग जो पढ़े इतिहास, जो बाकी जो देश के लोग पढ़े हैं, उसमें क्या गलत लिखा हुआ है? वही सही इतिहास है। तो ये बोलते हैं कि नहीं, ये इतिहास गलत है। हमारे इतिहास में जो लिखा हुआ जिस तरीके से, वो सब तो सही है। अब महाराणा प्रताप के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें क्या गलत लिखा हुआ है? या ये अशोक के बारे में लिखा हुआ है, क्या गलत लिखा हुआ है? या फिर अकबर के बारे में लिखा हुआ है, तो क्या गलत लिखा हुआ है? और ये जबरन हर जगह खुदाई करेंगे। आप देखिए, कहीं भी जमीन पर आप खुदाई करिए, तो हमारा देश तो बहुत पुराना है ना कल्चर, तो वहां पे मतलब 4-5 हजार साल से लोग रहते आए हैं हर जगह पे, हर इलाके में। तो आप खोदेंगे तो वो पुराना तो कुछ निकलेगा ना। तो उस समय जो लोग रह रहे होंगे, तो उनके घर के सामान, बर्तन, ये सब मिट्टी के चीजें या कुछ और भी चीजें, या फिर पूजा करते होंगे, तो हर जगह निकलेंगे। तो ये सब क्यों खुदाई करना भाई? इससे क्या हासिल हो जाएगा? और जो इतिहास उनका पढ़ाया जा रहा है, एकदम सही इतिहास पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई गलत नहीं। अब ये क्या बोलते हैं कि हमको जानकारी मिल जाएगी कि सर्वे कराने से। क्या जानकारी मिल जाएगी भाई? इतिहास गलत नहीं है, इन लोग संगी लोग गलत। तो अब इसका क्या असर हो रहा है? तो ये जो हिंदू मुसलमान दिन रात करते रहते हैं और गोदी मीडिया पे चलाते रहते हैं, तो जनता परेशान हो गई। अब संभल में देखिए कि वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ लगातार, वहां के स्कूल बंद है, वहां के काम काज ठप है। तो उसमें तो हिंदू भी पिस रहे हैं ना, मुसलमान तो पिसेंगे, हिंदू भी पिस रहे हैं। इसी तरह आप देश में देख लीजिए कि 10 साल में मोदी जी ने जो भी कुछ किया, तो इसमें हिंदू को क्या भला हो गया है? उनकी भी हालत खराब हो रही है, वो भी बेरोजगार हो गए हिंदू। वो हिंदुओं को भी महंगाई की मार पड़ रही है, किसी मुसलमान की मार पड़ रही है। तो ये सब करने से क्या फायदा है? तो शुरू में तो क्या है कि हिंदू मुसलमान कर रहे थे, तो मोदी जी नए नए आए थे, तो जनता सहन कर लेती थी कि
वो मोदी बड़े बड़े काम करेंगे, 18-18 घंटे काम करते हैं तो सबका भला करेंगे। लेकिन अब 10 साल देख लिया तो अब जनता तंग आ चुकी है। तो ये जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो जनता को एकदम साफ दिख रहा है कि इससे उनका कुछ भला होने वाला तो है नहीं। और यही चीज जो है वो 2024 के लोकसभा के पहले एक सर्वे हुआ तो उसमें लोक नीति CAGS के सर्वे में, तो उसमें साफ था कि जो हिंदुत्व पर सिर्फ 2% लोग वोट करते हैं, क्योंकि हमारे देश में इतना ही % लोग जो है वो हिंदुत्व वाले हैं, और राम मंदिर पर 8%। तो ये 8% लोग कौन थे? तो ये 8% लोग वही हैं जो हिंदुत्व को मानते हैं। तो पहले हमारे देश में चुनाव होते थे, जब जनसंघ का जमाना था 1980 के पहले, तो उनको 3% वोट मिलते थे पूरे देश में, है ना, क्योंकि वो मनुवादी लोग हैं तो जनता उनको नकारती है। सिर्फ जो कट्टर मनुवादी हैं वही उनको वोट देते हैं। और 1980 के बाद में जब बीजेपी आई तो ये इनको लगा कि सिर्फ अगर हम सवर्ण जाति के नेताओं को चुनाव लड़ाएंगे तो वही 3% वोट आते हैं। तो अगर हम पिछड़ी जातियों के नेताओं को वोट टिकट देके लड़ाए तो ज्यादा वोट आएंगे। तो वही उन्होंने किया। बीजेपी आने के बाद में पिछड़ी जातियों के नेताओं को भी मौका दिया। उसी का नतीजा है कि ये ज्यादा वोट पाने लगे, ज्यादा सीट मिलने लगी। 2014 में तो मोदी जी खुद आ गए, क्योंकि मोदी जी बोलते थे कि मैं तो गरीब चाय वाले का बेटा हूं और ओबीसी हूं। तो ओबीसी वोट जबरदस्त तरीके से बीजेपी को मिल गया था। तो ये लोग जो वोट दिए थे तो ये सोच के दिए थे कि सबका भला हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, बल्कि नुकसान जबरदस्त तरीके से हो रहा है। ऐसी मान मारे मोदी जी कि लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। अपना घर चलाना मुश्किल है तो वो मंगलसूत्र और सोना गिरवी रख रख के घर चला रहे हैं, ऐसी हालत हो गई। और इसीलिए अभी जनता नकार रही है। 2024 के जो चुनाव हुए थे तो उसमें भी यही चीज था कि जनता ने नकार दिया था मोदी जी को। मोदी जी को 240 सीट भी इसलिए मिल गई थी कि जो आदिवासी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर बम्पर वोट आदिवासियों का मिला। और क्यों मिला? क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी ने मतलब भाजपा ने एक आदिवासी सीएम का उन्होंने ये ऑफर दिया था। जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, तो आदिवासी वोट जबरदस्त तरीके से मिले थे और इसीलिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ गई थी। और वही चीज फिर 2024 में उड़ीसा में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी साथ में हो रहे थे लोकसभा के साथ में, तो वहां भी यही किया था कि हम आदिवासी सीएम देंगे तो आदिवासी वोट पूरे के पूरे बीजेपी को चले। तो उसी का असर था कि बाकी भी जो है राज्य है, छत्तीसगढ़ में तो ऑलरेडी मतलब आदिवासी सीएम हो गया है, इसलिए आदिवासी वोट बीजेपी को गए। एमपी में भी इसी वजह से गए हैं कि आदिवासियों को मोदी जी सीएम बना रहे। तो अगर ये आदिवासी वोट ना मिले होते मोदी जी को, तो मोदी जी 100 का 100 भी नहीं पार कर पाते। यही सच्चाई है। और ये कब तक चलेगा? ये आदिवासी सीएम तो बन गए बहुत, आदिवासियों को क्या भला करेंगे मोदी जी? तो ये भी चीज 4-5 साल में दिख जाएगा और उसके बाद फिर आदिवासी भी छिड़क जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा है कि जनता जो है नकार चुकी है, क्योंकि हिंदू मुसलमान से किसी को कोई फायदा नहीं होता है और नुकसान होता है। उनको जो है रोड चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तरक्की, जो विकास, ये सब चीज चाहिए। जनता को कोई ये सब से सरकार नहीं। मंदिर मस्जिद तो बहुत है देश में, उन्हीं की कमी है क्या? और ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं होता है, ये जनता अच्छे से जानती है। तो इसी का नतीजा है कि अभी भले ही जो राज्य के चुनाव है तो वहां बीजेपी कहीं कहीं जीत जाएगी, और वो भी कैसे? तो महाराष्ट्र में जैसे कि
दूसरी पार्टियों के साथ चुनाव लड़े, है ना, कि वो शिंदे गुट और उधर अजीत पवार गुट, उनके बल पर और उन्हीं के योजना के बल पर। मोदी जी का कोई योजना महाराष्ट्र में नहीं था, और अगर था होगा भी जैसे राज्यों में तो रेवड़ी बांट के जीत सकते हैं चुनाव। लेकिन जहां तक लोकसभा की बात है तो 2024 में जो बताया हुआ, अब वो उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के आएगा, जैसे कि आदिवासी वोट पीछे लग जाएंगे और फिर बीजेपी जो है वो 100 का आंकड़ा पानी कर पाएगी अगला जो लोकसभा चुनाव होगा। तो ये हकीकत है।